जो टॉपिक है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा आप सभी को यह बताने वाले हैं कि आधुनिक शिक्षा के अनुसार सभी बच्चों की प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए किन बातों को मुख्य बिंदु बनाकर उनकी शिक्षा प्रणाली पूरी शुरू की गई है या उनके लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था की गई है। इन सारी बातों के बारे में ही हम आप सभी को आज की इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानिए कि विधा या उपागम आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों के मीनिंगफुल अंतर पर जाएं तो विधा का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका यानी मेथड, और उपागम का मतलब होता है अप्रोच यानी एक दृष्टिकोण, एक उद्देश्य। फ्रेंड्स, अब मुख्य बात यह है कि विधा को उपागम क्यों कहा गया है। फ्रेंड्स, विधा को उपागम इसलिए कहा गया है क्योंकि विधा हो गया एक सीमित शब्द, जबकि उपागम एक सीमित शब्द ना होकर के एक विस्तृत दृष्टिकोण है। यानी बच्चे की हर नीड को पूरी करने वाली पूरी हर तरह से दृष्टिकोण जो बनाया गया वो उसे उपागम का नाम दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए सबसे पहले हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो उपागम निर्धारित किया गया वो है बाल केंद्रित शिक्षा। फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, पुराने समय में जो हमारी भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जहां बच्चे उसी चीज को ग्रहण करते थे जो उनके गुरुओं द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे वक्त बदला, फिर उन धीरे धीरे जैसे वक्त बदला वैसे ही वैसे लोगों की जरूरतों के अनुसार उनकी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आता गया। एक प्रणाली जो गुरु आधारित शिक्षा प्रणाली थी वो ऐसी थी जिसमें एक अध्यापक कक्षा में आया, उसने अपनी मर्जी के अनुसार जो वो ज्ञान बच्चों को देना चाहता है वो ज्ञान उन बच्चों को दिया और देकर वहां से चला गया। उसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि बच्चे पर उसके द्वारा किए गए शिक्षण का कोई लाभ हो रहा है या नहीं, उसको कुछ समझ आ रहा है या नहीं, यानी उसके लिए भविष्य में उसकी आवश्यकता होगी भी या नहीं। तो इन सारी बातों को जब धीरे धीरे वक्त बदलता गया तो इन्हें कहीं ना कहीं दोषपूर्ण माना गया, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की जो वर्तमान युग है उसके अनुसार बच्चे के लिए बाल केंद्रित शिक्षा का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा प्रणाली को बालक के इर्द गिर्द ही रखकर व्यवस्थित किया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि एक बच्चा जो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाना चाहता है उसको उसकी मर्जी के अनुसार उसी फील्ड के लिए उसे तैयार किया जाता है। ये नहीं कि वो चाहता तो है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना और पढ़ाया जा रहा है उसे किसी अन्य ही विषय के बारे में। ऐसा ना होकर के उसकी मर्जी के अनुसार जो वो पढ़ना चाहता है उसी के आधार पर उसके लिए शिक्षा व्यवस्था की पूरी प्रणाली व्यवस्थित की गई। इसी प्रकार अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में जाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से उसको उस क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। लेकिन आज की जो युग है उसमें यह माना जाता है कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके लिए शिक्षा व्यवस्था उसी हिसाब से की जाए, उसमें किसी तरह का कोई बर्डन ना डाला जाए, ताकि वो अपनी हर इच्छा को बहुत आराम से कर सके और अपनी शिक्षा को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। इसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला उपागम निर्धारित किया गया वो है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण। फ्रेंड्स, क्रिया या गतिविधि इन दोनों को हम एक ही तरह से मान सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कुछ बच्चे तो ऐसा होते हैं जो पढ़ने में रुचि लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाटक में रुचि लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में रुचि लेते हैं। हर कक्षा में अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की सोच के आधार पर उनके लिए शिक्षा का निर्माण किया जाता है। तो क्रिया या गतिविधि, फ्रेंड्स, इसका ये तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा किसी भी चीज को सीखता है, कोई नया कार्य है, अगर वो उस काम को खुद से करके सीखेगा तो वो उस काम को बहुत आसानी से सीख लेगा। फ्रेंड्स, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने लगे, मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और मम्मी आपकी है नहीं घर पर, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आप उस वक्त कोशिश करेंगे कुछ अपने लिए ऐसा बनाने की जिससे आप खाकर अपनी भूख मिटा सकें। तो आप YouTube देख करके, खाने की कोई वीडियो देखकर या किसी के द्वारा फोन पर आप पूछकर जब आप उस काम को खुद करेंगे तो उस काम को आप आसानी से करना सीख जाएंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स, एक छोटे बच्चे का हाल होता है, जब तक वो किसी काम को खुद से करना नहीं सीखता वो उस काम को कभी भी परफेक्टली नहीं कर सकता। इसीलिए आवश्यक है, ऐसा आधुनिक शिक्षा के अनुसार बताया गया, कि बच्चे को उसकी जो भी कार्य दिया जा रहा है उसे उस काम को करने दिया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए कैसे वो काम को करता है, कैसे वो उसको सीखता है,
उसके बाद ही बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था निर्माण किया जाए। इसीलिए फ्रेंड्स आज की जो मान्यता है यानी आज की जो मांग है वो यही है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग इस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला बिंदु है वो है हमारा रुचिपूर्ण शिक्षण। फ्रेंड्स रुचिपूर्ण शिक्षण से तात्पर्य कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है ये आवश्यक है कि उसमें वो मन लगाकर पढ़े। उसके लिए फ्रेंड्स एक अध्यापक को कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। कभी कभी उसे पढ़ाई को खेल खेल में बच्चे तक पहुंचाना होता है। ऐसा होता है फ्रेंड्स कभी कभी एक अध्यापक अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि वो सामने वाले तक अपनी बात बहुत अच्छे से पहुंचा सके, लेकिन जो क्लास में बच्चे बैठे हैं जरूरी नहीं है कि उनका ध्यान उस वक्त पूरी तरह से शिक्षण में हो, वो उस पढ़ाई को करना ही ना चाहते हो। तो ऐसे में शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। उसको ऐसे तरीकों का पता होना चाहिए जिससे वो उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को उस पूरे टॉपिक को एक खेल खेल में ही एक आनंदमय तरीके से बच्चे तक पहुंचा दे। अब उसका कई तरीके हो सकते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए एक अध्यापक पढ़ाना चाह रहा है पृथ्वी की संरचना के बारे में, तो वो पृथ्वी की संरचना से संबंधित बच्चों से सवाल पूछकर उनके बीच एक क्विज का आयोजन करके उनको उस टॉपिक को बहुत आसानी से उन तक पहुंचा सकता है। इससे फ्रेंड्स उन बच्चों में पढ़ाई को लेकर एक रुचि जागृत होगी और वो खुद पर खुद अपने उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा सहभागी शिक्षण। फ्रेंड्स सहभागी शिक्षण यानी ग्रुप स्टडीज, आपने कई बार इस नाम को सुना होगा। सहभागी शिक्षण से ये तात्पर्य होता है कि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि एक ही क्लास का हर बच्चा हर विषय में परफेक्ट नहीं होता। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं। तो ऐसे में अध्यापक के द्वारा कुछ ऐसे ग्रुप्स का निर्माण किया जाए या बच्चे वो खुद भी कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जाए जिनमें हर बच्चा अपनी एक एक विषय में मान्यता यानी महारत हासिल कर रही हो फ्रेंड्स उसमें। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा होगा जब वो लोग आपस में बैठकर आपस में ग्रुप स्टडी करेंगे तो वो एक दूसरे को पढ़ाते हुए अपनी भी पूरी तरह से शिक्षा को अच्छी तरह से उसे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स सहभागी शिक्षण को भी आज की शिक्षा के अनुसार बहुत मुख्य उपागम माना गया। इसके बाद फ्रेंड्स दक्षता आधारित शिक्षण। फ्रेंड्स दक्षता का क्या मतलब है? दक्षता का मतलब होता है किसी भी चीज में निपुणता हासिल कर लेना। ऐसा होता है फ्रेंड्स जब एक अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उसके द्वारा बताई गई हर बात को ठीक से कैच कर ले। उसमें कुछ बच्चे उस बात को कैच नहीं कर पाते। तो ऐसे में एक अध्यापक को ये बात समझनी जरूरी है कि वो उन तक अपनी उस बात को बहुत अच्छे से बता दे, यानी जो उसका टॉपिक है उससे जुड़ी मुख्य बात उन बच्चों तक पहुंच जाए। इसे ही फ्रेंड्स दक्षता आधारित शिक्षण की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे निदानात्मक। निदानात्मक का क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने फ्रेंड्स ये शब्द कई बार बायोलॉजी में या मेडिकल टर्म में सुना होगा। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या का पता लगाना। जब उस समस्या का पता लगा करके एक अध्यापक के द्वारा उस समस्या को ध्यान में रखते हुए किसी बच्चे की एजुकेशन पर काम किया जाएगा तो ये बहुत उसके अच्छे चांसेस होते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चा सवाल को आसानी से हल कर ले। फ्रेंड्स ये रही निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब किसी समस्या का पता लगाना। और आगे इसमें आता है उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य कि जब एक अध्यापक के द्वारा किसी बच्चे की किसी विषय की कठिनाई का पता लगा लिया गया तो उसके बाद उसी विषय को ध्यान में रखते हुए उन सारी कठिनाइयों को लेकर बच्चे को उस बारे में बताया जाए कि इस सवाल का जवाब इस तरह नहीं इस तरह होना है, ताकि फ्रेंड्स इस तरह बच्चा पढ़ाई में भी रुचि लेगा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला बिंदु है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाएं व उनका महत्व। फ्रेंड्स पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स जब आप लोग भी स्कूल में जब छोटे थे उस वक्त आपने देखा होगा कि स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन पर बहुत से प्रोग्राम्स होते थे। कभी कभी एनुअल फंक्शंस होते थे। तो उन फंक्शंस को करिकुलम एक्टिविटीज के रूप में जाना जाता है। ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, तो वो इन चीज़ों के द्वारा अपनी हेजिटेशन वो सामने वाले की समझ अपनी कोई भी बात आसानी से कह सकते हैं, अपनी हेजिटेशन दूर कर लेते हैं। इसीलिए आज की आधुनिक शिक्षा के अनुसार को करिकुलम एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए फ्रेंड्स जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका भी शिक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स हमारी
हमारे आज की इस वीडियो के द्वारा हमने आप सभी को शिक्षण की नवीन विधाएं इस टॉपिक के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के बारे में या अन्य किसी भी टॉपिक के बारे में हमसे कुछ भी कहना है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके सुझाव फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हम खुद को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आ सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर पॉजिटिव रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।